हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 19th ऑफ मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 19th ऑफ मार्च की करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे ऐसे जिले होते हैं, राज्य होते हैं जहां पर रंग पंचमी होली से ज्यादा सेलिब्रेट की जाती है। जैसे कि हमारे अगर मध्य प्रदेश में भी बात करें तो मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर रंग पंचमी धूमधाम से मनाई जाती है। तो आज रंग पंचमी का त्योहार है और आज हमें 19th ऑफ मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने हैं। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला टेम्पल इनॉग्रेट किया गया है। हमें आज यहाँ पर यूनेस्को की एक नॉमिनेटेड साइट्स के ऊपर डिस्कशन करना है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम को लॉन्च किया है, हम उस स्कीम को देखेंगे। और इंटेल इंटेल के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं, हम उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट्स हम सीखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना है और एंड में दो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, मंथली कंपाइलेशन चल रहे हैं। फरवरी मंथ के हम लोगों ने नेशनल न्यूज देख ली है, फरवरी मंथ की साइंस और टेक की न्यूज हमने देख ली है, फरवरी मंथ की डिफेंस न्यूज, मिलिट्री एक्सरसाइज हमने देख ली है, फरवरी मंथ की गवर्नमेंट स्कीम्स नेशनल न्यूज भी हमने देख ली है। आज हम फरवरी मंथ की अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल कंपाइलेशन में जाइएगा, मंथली कंपाइलेशन में जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाइएगा और वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो मंथली जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स आप तभी याद रख सकते हो जितनी ज्यादा बार आपने रिवीजन किया हो। तो आपने पहले डेली करंट अफेयर्स देख लिया, फिर वीकली करंट अफेयर्स में जाके एमसीक्यू सॉल्व कर ली और फिर मंथली करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया। इससे आप आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, हमारे करंट अफेयर्स आने वाले सभी वन डे एग्जाम को कवर करते हैं, इनफैक्ट आपके स्टेट एग्जाम्स को भी कवर करते हैं। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं इन करंट अफेयर्स को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और हाँ जी, लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलना है। सो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट न्यूज। सिक्किम गवर्नमेंट इम्पोज अ टूरिस्ट फी ऑफ 50 रुपी पर पर्सन। अब यहाँ पर देखिए, सिक्किम गवर्नमेंट कहती है कि हमें अपने सिक्किम राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। हमें अपने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है और हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं सिक्किम में। इसलिए अब टूरिस्ट को एंट्री फीस देनी पड़ेगी 50 रुपए पर पर्सन। ठीक है। प्रेम सिंह तमांग प्रेम सिंह तमांग जो है वो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने इम्पोज की है 50 रुपीज एंट्री फी फॉर टूरिस्ट एंटरिंग द स्टेट और ये 15 मार्च से एप्लीकेबल हो चुका है अंडर द सिक्किम रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड रूल 2025। ये जो 50 रुपए की फी होगी टूरिस्ट के लिए वो पर पर्सन 50 रुपए होगा, जो कि 30 डेज के लिए वैलिड होगा। आप 30 दिनों तक स्टे कर सकते हैं सिक्किम राज्य में। अगर कोई पर्सन 30 दिनों के बाद वापस से सिक्किम में विजिट करेगा तो उसको वापस से 50 रुपए पे करना पड़ेगा। वो सभी बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको यहाँ पे एग्जम्प्ट रखा गया है, उनको टूरिस्ट फी देने की जरूरत नहीं है। अब इस टूरिस्ट फी को कलेक्ट कौन करेगा? तो आप जिस भी होटल में स्टे करेंगे, जहां भी आप चेक इन करेंगे, तो वहां होटल वाले आपसे टूरिस्ट फी को कलेक्ट करेंगे और हर हफ्ते मतलब एवरी वीक जाकर गवर्नमेंट को ये सबमिट करने का काम करेंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि हम इस फंड का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करेंगे, रोड कनेक्टिविटी के लिए करेंगे और क्लीनिनेस मतलब हमें सिक्किम राज्य को क्लीन करना है। तो इस डायरेक्शन के लिए, इन सभी कामों के लिए ये फंड कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। ना बात करेंगे सिक्किम के बारे में। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में रहा करती थी नामग्याल डायनेस्टी। नामग्याल डायनेस्टी ने, जो मॉडर्न सिक्किम आप देखते हैं, मॉडर्न सिक्किम का फॉर्मेशन नामग्याल डायनेस्टी ने किया है। ठीक है। यहाँ पर सिक्किम में चोग्याल ने रूल किया है, जो कि बुद्धिस्ट प्रीस्ट हुआ करते थे। इंडिपेंडेंस के बाद सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा हुआ और 1975 में 22वें नंबर का 22nd नंबर का स्टेट सिक्किम को बनाया गया। आप सिक्किम की लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिक्किम है। सिक्किम इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है चाइना के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। ठीक है। ये आप यहाँ पर सिक्किम, बांग्लादेश नहीं आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिक्किम आपको देखने को मिलेगा, जिसकी कैपिटल गैंगटोक है।
ये ईस्टर्न हिमालयन का पार्ट है और जो कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है भारत की, वो भी आपको सिक्किम में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर नेपाली, सिक्किमी, लेपचा, इंग्लिश, ये सभी ऑफिशियल लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नाउ बात करते हैं महाराष्ट्र इनॉग्रेट फर्स्ट एवर टेम्पल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज इन भिवंडी थाने डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, थाने डिस्ट्रिक्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला टेम्पल इनॉग्रेट किया गया है बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, और चीफ मिनिस्टर ने इसे नेशनल टेम्पल का दर्जा दिया है कि ये नेशनल टेम्पल है। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली छत्रपति शिवाजी महाराज की बर्थ एनिवर्सरी में इस टेम्पल को इनॉग्रेट किया गया है। कहां पर? थाने डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपको स्टैच्यू दिखाई दे रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की। इस स्टैच्यू को किसने बनाया है? इसे बनाया है अरुण योगीराज ने। ये वही अरुण योगीराज है जिन्होंने राम लल्ला के स्टैच्यू को भी बनाया है। ठीक है, मंदिर के आर्किटेक्ट कौन है? विजय कुमार पाटिल आपको मंदिर के आर्किटेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इस मंदिर को में छत्रपति शिवाजी महाराज की 6.5 फीट के स्टैच्यू को इंस्टॉल किया गया है, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला टेम्पल आपको भारत में देखने को मिल जाएगा। अब लगातार महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि छत्रपति महाराज से संबंधित जितने भी फोर्ट्स हैं उनको यूनेस्को की कैटेगरी में शामिल किया जाए। एक क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी ने पूछा था कि जिंजी पोर्ट कहाँ है, तो जिंजी फोर्ट आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और उसका संबंध भी छत्रपति शिवाजी महाराज से है। तो यहाँ पे Maharashtra government has approaches UNESCO to recognize 12 forts associated with शिवाजी महाराज। ठीक है, 12 जो किले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित हैं उनको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करे, ये प्रयास कर रही है मराठा गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट। 12 फोर्ट कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं, लोहागढ़, सालेर, रायगढ़, प्रतापगढ़, सिवनेरी फोर्ट, फिर आपका सुवर्ण दुर्ग, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग, पनहाला और खांडेरी पोर्ट, और इसके अलावा तमिलनाडु में है जिंजी पोर्ट, जिंजी फोर्ट। क्लियर है? इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से भी बात कर रही है कि आगरा का जो किला है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करके रखा था औरंगजेब ने, और वहां से कब 1666 की बात है, 1666 की बात है, तो उस फोर्ट को भी हम यहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का मेमोरियल बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत करने में लगी हुई है। ना बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। इनका जन्म 19 फरवरी को 1630 में 1630 में शिवनेरी फोर्ट में हुआ था, महाराष्ट्र में। इनके पिता का नाम साहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। छत्रपति शिवाजी महाराज को जो राजपोशी की गई थी या राज अभिषेक किया गया था वो रायगढ़ फोर्ट में किया गया था 1674 1674 में। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कई सारे टाइटल्स हैं, जैसे कि छत्रपति का टाइटल है, फिर क्षत्रिय कुलवंत का टाइटल इनके पास है, सककर्ता का टाइटल छत्रपति शिवाजी महाराज के पास है, और इनका मृत्यु 1680 में 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर है? चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, अभी तो बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है। ठीक है, आप यहाँ पर अपकमिंग जो वीडियो आपको मिलेगा वो इंटरनेशनल न्यूज का मिलेगा। ठीक है, आज मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी, पहले आप अपॉइंटमेंट देखिएगा, और अपॉइंटमेंट के बाद अपॉइंटमेंट्स में मैंने कवर किया है फरवरी मंथ की सभी अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट और ऑबिचुरीज, ये 3 टॉपिक आपको आज मिल जाएंगे। आज आप इस वीडियो को 7 बजे देख लेना, और कल आपको मिलेगा इंटरनेशनल न्यूज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद हम बात करेंगे बैंकिंग न्यूज पे। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप चाहो तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, मैगजीन्स को डाउनलोड कर सकते हो अपने करंट अफेयर्स को बूस्ट करने के लिए। करंट अफेयर्स की फरवरी मंथ की मैगजीन अवेलेबल है जिसमें 300 एमसीक्यू और पूरे 1 लाइनर अवेलेबल है, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ है, आप इसे इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसके साथ ही फरवरी मंथ की भी मंथली मैगजीन अवेलेबल है। ठीक है, कहाँ पर? एप्लीकेशन पे है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एप्लीकेशन विजिट कर लेना, और आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, तो एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ।
देखो यार, करंट अफेयर्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफी ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, फिर उसको तैयार करना पड़ता है, राइट। पीपीटी बनानी पड़ती है, थंबनेल बनाना पड़ता है, काफी कुछ होता है। तो आप एक लिंक तो शेयर कर ही सकते हो, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट के बारे में। तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च राजीव युवा विक्सम स्कीम। राजीव युवा विक्सम स्कीम किस राज्य सरकार की स्कीम है? तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम है। तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर रेवांत रेड्डी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है तेलंगाना के असेंबली से। इसका पर्पस है स्कीम टू बूस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तेलंगाना स्टेट में। इसमें जो बेसिक फोकस रहेगा वो शेड्यूल कास्ट पे, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको रोजगार के अवसर प्रोवाइड करना, उनको रोजगार क्रिएट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसलिए राजीव युवा विक्सम स्कीम को लॉन्च किया गया है 6,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ। इससे लगभग 5 लाख यूथ को अक्रॉस द स्टेट फायदा होगा। इस स्कीम के अंदर जो बेनिफिशियरीज होंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू 3 लाख रुपीज का दिया जाएगा, जिससे वो अपने खुद के छोटे मोटे बिजनेस को स्टार्ट कर सके और सेल्फ एम्प्लॉय हो सके। अब इस लोन में 3 लाख रुपए के लोन में सब्सिडी भी दी जाएगी। अगर आप 1 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो 80% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। अगर आपका लोन अमाउंट 2 लाख रुपीज तक का है तो 70%, और अगर आपका लोन अमाउंट 3 लाख रुपए का है तो 60% तक सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके से तेलंगाना गवर्नमेंट ने राजीव युवा विक्सम स्कीम की शुरुआत की है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे, लचित बरफुकन पुलिस एकेडमी इनॉग्रेटेड इन आसाम बाय द अमित शाह। अभी तक क्या होता था, आसाम राज्य में अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो जो वहां की जो पुलिस की ट्रेनिंग होती थी वो अलग अलग राज्यों में भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए। मतलब आसाम राज्य में कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई पुलिस एकेडमी नहीं थी जहां पे पुलिस पर्सनल को ट्रेनिंग दी जाए, अलग अलग राज्यों से ट्रेनिंग ली जाती थी। यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लचित बरफुकन पुलिस एकेडमी इनॉग्रेट की है आसाम में। ठीक है, आसाम में से लॉन्च किया गया है और इसका नाम अहोम वॉरियर लचित बरफुकन के नाम से है। और ये पूरे एंटायर नॉर्थ ईस्ट में पुलिस ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। 3 फेज में यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया जाएगा या ट्रेनिंग सेंटर को 3 फेज में लॉन्च किया जाएगा। पहला फेज कंप्लीट हो चुका है विद 167 करोड़ रुपी कॉस्टिंग, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1050 करोड़ रुपीज। इसमें लगभग अभी तक 2000 पुलिस पर्सनल जो गोवा से आए थे, मणिपुर से आए थे, उनको ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। लचित बरफुकन जो है वो आसाम वॉरियर थे। आसाम राज्य के अहोम किंगडम से इनका वास्ता था। इन्होंने मुगल आर्मी को डिफीट किया था बैटल ऑफ सराय घाट में 1671 में। तो 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट हुई थी, जिसमें मुगल आर्मी को डिफीट करने का काम अहोम आर्मी ने किया था ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी में। और कमांडर कौन थे? लचित बरफुकन थे। इसके अलावा अभी तक आसाम गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे पीस अकॉर्ड भी साइन किए हैं। कौन कौन से पीस एग्रीमेंट साइन हुए हैं बिटवीन आसाम गवर्नमेंट और पीएम नरेंद्र मोदी? आंसर हो जाएगा बोडोलैंड एग्रीमेंट 2020 में साइन हुआ था, कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट 2021 में साइन हुआ था, और ट्राइबल पीस एग्रीमेंट 2022 में साइन किया गया था। क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अभी कुछ समय पहले आसाम राज्य में जो बोडोलैंड में लोग रहते हैं, जो बोडो कम्युनिटी रहती है, उनके एक नए धर्म को, एक नए रिलीजन को रिकॉग्नाइज किया है, वो नया धर्म कौन सा है? जो नया धर्म रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द आसाम गवर्नमेंट, वो नया धर्म कौन सा है? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैंने अपने डेली करंट अफेयर्स में आपके साथ शेयर किया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट के बारे में। जनवरी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 पॉडकास्ट में अपीयर हुए थे। पहले पॉडकास्ट आपने शायद देखा होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। तो यहाँ पे जो निखिल कामत है, जीरोधा के फाउंडर है, निखिल कामत के पॉडकास्ट में प्राइम मिनिस्टर शामिल हुए थे। और अभी सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर शामिल हुए हैं लेक्स फ्रेडमैन के पॉडकास्ट में। So Prime Minister Narendra Modi over 3 hour long interview with American podcaster and artificial intelligence researcher Lex Fridman, ठीक है, और ये ब्रॉडकास्ट हुआ है 16 मार्च को। ठीक है, इसमें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने चाइल्डहुड की बातें की है। ठीक है, इनकी पॉलिटिकल जर्नी कैसी रही, इनका हिमालय पे एक्सपीरियंस कैसा रहा, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया,
और कंट्री किस तरीके से एआई फील्ड में काम कर रही है, इन सारे मुद्दों पे इस पॉडकास्ट में डिस्कशन हुआ। पॉडकास्ट जो था वो इंग्लिश में था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो आंसर्स थे वो हिंदी में थे। दोनों तरफ से ट्रांसलेटर अवेलेबल यहाँ पर थे और इस तरीके से पॉडकास्ट हुआ है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ज्वाइन किया है ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म। अब देखिएगा, जैसे बोलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लेना, या फिर आप सुनते हैं जहां पे हवा जा रही है हमें उस डायरेक्शन में चले जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ही है। जब हम जो बाइडेन गवर्नमेंट थी तो हम जो बाइडेन गवर्नमेंट के साथ थे, अभी ट्रंप गवर्नमेंट आ गई है तो हम ट्रंप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमारा मकसद होना चाहिए भारत का विकास, इंडिया को डेवलप्ड इंडिया बनाना है 2047 तक। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, और वी नो दैट कि ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म किसका है, डोनाल्ड ट्रंप का है। और यहाँ पे जो भी पोस्ट किए जाते हैं उन पोस्ट को कहते हैं ट्रुथ। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली जो पोस्ट किया था, ट्रुथ जो किया था, वो अपनी और डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर को किया था। और सेकंड जो ट्रुथ किया है या पोस्ट किया है, वो ये पॉडकास्ट की लिंक को पोस्ट करने का काम किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। इसरो चेयरमैन वी नारायण लॉन्च थर्मल रिसर्च सेंटर एट आईआईटी मद्रास। तो इसरो के अभी प्रेजेंटली चेयरमैन कौन है? वी नारायण है। वी नारायण जी ने रिसेंटली श्री एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास में। इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना, सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। श्री एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस कहां पर है? आईआईटी मद्रास में है। ठीक है। इसको क्यों लॉन्च किया गया है? जो स्पेस सेक्टर में हम थर्मल चैलेंजेस फेस करते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। बेसिकली इसका पर्पस है एम टू एडवांस थर्मल एंड फ्लूइड साइंस रिसर्च फॉर एप्लीकेशन, स्पेस एप्लीकेशन, और आईआईटी मद्रास के कैंपस में इसे लॉन्च किया गया है। ना बात करेंगे $1 बिलियन फंड फॉर क्रिएटर इकोनॉमी। आजकल हमारे देश में कंटेंट क्रिएटर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए $1 बिलियन के फंड को क्रिएट करने की बात हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कही है। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज अनाउंस्ड $1 बिलियन फंड फॉर क्रिएटर इकोनॉमी एज अ पार्ट ऑफ वेव्स। अब वेव्स क्या है? वेव्स है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। और ये समिट मुंबई में होगी, जियो कन्वेंशन सेंटर में होगी, मई मंथ में, 1 मई से लेकर 4 मई के बीच में। इसमें हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि क्रिएटर कम्युनिटी का जो प्लेटफॉर्म है वो हाई वैल्यू कंटेंट को क्रिएट करे और इकोनॉमी को बूस्ट करे। ये जो $1 बिलियन का फंड क्रिएट किया जाएगा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से क्रिएट किया जाएगा। इसके अलावा भारत की पहली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मुंबई में सेटअप की जाएगी 391 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग के साथ। ये अनाउंसमेंट अश्विनी वैष्णव ने किया है रिसेंटली। नेक्स्ट है UN80 इनिशिएटिव। अब देखिएगा, कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, और राष्ट्रपति बनने के साथ साथ ही कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने देखा कि इन्होंने कहा कि हम WHO से विड्रॉ कर रहे हैं, इन्होंने कहा हम पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने कहा हम यूनाइटेड नेशन को भी फंड नहीं देंगे, और यूनाइटेड नेशन में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर आपको अमेरिका देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। जो पार्टनर नेशन है यूनाइटेड नेशन पे, वो समय पे फंड नहीं देते हैं। इसके कारण कई सारे प्रोग्राम रुक जाते हैं। यूनाइटेड नेशन जो वेलफेयर काम करता है, जो लोगों के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट देने का काम करता है, वो सारे काम रुक रहे हैं। तो इन सारे कामों को, टाइमलाइन को इंश्योर करने के लिए, इन सारे कामों को सही समय पे करने के लिए यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने UN80 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। In a light of ongoing financial crisis and global instability, UN Secretary General Antonio Guterres ने इंट्रोड्यूस किया है UN80 इनिशिएटिव टू इन्हांस द एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। रीजन क्या है? यहाँ पे लगातार जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो श्रिंक होते जा रहे हैं, लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहा है क्योंकि लगातार डिले हो रहा है पेमेंट्स में मेंबर स्टेट्स के द्वारा, जिसके कारण जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो चैलेंज फेस कर रहे हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने यूनाइटेड नेशन 80 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। अगर हम यूनाइटेड नेशन के बजट के बारे में बात करें, तो यूनाइटेड नेशन का जो रेगुलर बजट है वो $3.72 बिलियन का है 2025 में। 24-25 में ये $5.6 बिलियन का था। यूएसए जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर आपको मिल जाएगा
22% रेगुलर बजट में और 27% पीस कीपिंग बजट में कंट्रीब्यूट करता है अमेरिका। इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया? तो 2025 में इंडिया ने $37.64 मिलियन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर किया है, ठीक है। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का 80 इनिशिएटिव जो है, यूएन 80 इनिशिएटिव को तैयार करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है और उस टास्क फोर्स को लीड कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल गे राइडर, ठीक है। ना बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है यूएसए में। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। 193 मेंबर नेशन है और लेटेस्ट जो मेंबर है वो साउथ सुडान आपको मिल जाएगा। 9th नंबर के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस है जो कि पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक लॉन्च फ्रंटियर सीड टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ एंड ओशियन इम्पैक्ट इन द पैसिफिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो प्रश्न बनेगा वो है कि फ्रंटियर सीड क्या है या फिर इसे किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसका पर्पस ये है कि जो पैसिफिक ओशियन में आइलैंड नेशन है या पैसिफिक ओशियन जो है उसमें हम क्या करना चाहते हैं, उसमें हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज लॉन्च फ्रंटियर सीड प्रोग्राम टू सपोर्ट लोकल बिजनेसेस, strength capital market and promote sustainable economic growth in the Pacific region। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 लाख डॉलर का टेक्निकल असिस्टेंट साइन किया है सी पेस प्राइवेट लिमिटेड, प्रॉन प्रोडक्शन कंपनी एंड खोस्तो पैसिफिक के साथ, जिससे ये क्या करेंगे, इस एरिया में बूस्ट करेंगे, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है फ्रंटियर सीड के लिए वो $4 मिलियन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से $2 मिलियन कंट्रीब्यूट कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक और $2 मिलियन कंट्रीब्यूट कर रहा है ओआरसीए ट्रस्ट फंड। तो $4 मिलियन के फंड के साथ फ्रंटियर सीड की शुरुआत एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की है। नाउ बात करेंगे इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व सी शार्पेस्ट जंप इन 2 years अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेटा। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 सालों में अभी तक का सबसे ज्यादा शार्पेस्ट जंप देखने को मिल रहा है फॉरेक्स रिजर्व में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेटा पब्लिश किया है। इसमें कहा है कि लास्ट वीक हमारे देश में जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हुआ है वो $15 बिलियन है और हमारे देश का जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व पहुंच चुका है वो $653 बिलियन। $653 बिलियन हमारे देश का टोटल फॉरेक्स रिजर्व है एज ऑफ 7 मार्च। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। डन इतनी चीजें। जो गोल्ड रिजर्व है वो हमारे देश में कितना है, $74 बिलियन गोल्ड रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। एसडीआर कितना है, $18 बिलियन एसडीआर है। और जो रिजर्व फंड है आईएमएफ में वो कितना है, $4 बिलियन आपको देखने को मिलेगा। ये लेटेस्ट डेटा है 7 मार्च का फॉर एसबीआई एग्जामिनेशन। क्लियर है। नाउ बात करते हैं एंशियंट डेजर्ट क्रॉस रोड। एंशियंट डेजर्ट क्रॉस रोड। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक छोटा सा पॉइंट, यहाँ पर आप इस पॉइंट को देख सकते हैं जो गल्फ ऑफ ओमान से कुछ मतलब लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी पर गल्फ ऑफ ओमान से है और ये एंशियंट समय पे एक रूट हुआ करता था ट्रेवलर्स के लिए। इसी रूट को, इसी साइट को बेसिकली रिकॉग्नाइज करने की बात की गई है बाय द यूनेस्को, ठीक है। तो शारजाह फाया पैलियो लैंडस्केप, इसका नाम क्या है, फाया फाया पैलियो लैंडस्केप, रिसेंटली इसे नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए। इसमें बताया गया है कि लगभग 2 लाख साल पहले किस तरीके से एडवर्स वेदर कंडीशन को एडॉप्ट किया था हमारे सिविलियंस ने, किस तरीके से एडवर्स वेदर कंडीशन को एडॉप्ट किया था। और ये एंशियंट ट्रेड नेटवर्क हुआ करता था अरब कंट्री और इंडिया के बीच में। यहाँ पे कई सारे आपको ट्रेड रूट्स देखने को मिलते हैं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय इन्होंने बिल्ड किए होंगे, वो सारी चीजों को यूनेस्को में नॉमिनेट किया गया है। लगभग 29 हेक्टेयर एरिया में ये साइट फैली हुई है जो कि 55 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है अरेबियन गल्फ से और गल्फ ऑफ ओमान से। और ये फायर रेंज से घिरी हुई है जो कि लाइमस्टोन फॉर्मेशन से तैयार किया गया एक रेंज है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। और ये जो साइट है वो एक नेचुरल रिज है जो कि सेपरेट करती है, एक बैरियर की तरह काम करती है रब अल खली सैंड डेजर्ट एंड द
देहिद मैदम प्लेन के बीच में, और इसको एक एग्जाम्पल बनाया गया है स्टोन एज डेजर्ट लैंडस्केप का, और इसे नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को के द्वारा, जिससे हम पता लगा सके किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का, और किस तरीके से एंशियंट कल्चर कनेक्टेड है हमारे अलग अलग देशों के कॉन्टिनेंट के सिविलाइजेशन से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एंशियंट समय में केवल मोहनजोदाड़ो थी, केवल लोथल थी, केवल हड़प्पा थी, नहीं, और भी सिविलाइजेशंस थी। तो अलग अलग देशों के जो सिविलाइजेशन है वो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, उसके बारे में रिसर्च करने में मदद मिलेगी, इसलिए इसको यूनेस्को में नॉमिनेट किया गया है रिसेंटली। ठीक है, कहाँ पर है ये? शारजाह में है, फाया पैलियो लैंडस्केप। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अप्रूव किया है बॉक्सिंग को, कि बॉक्सिंग जो कंपटीशन है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वापस से ओलंपिक गेम्स में। पहले इसको सस्पेंड कर दिया गया था, कहा था कि 2028 में जो लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स होंगे वहां पर बॉक्सिंग को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी बॉक्सिंग को इंक्लूड किया जा रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी has approved the inclusion of boxing in the 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन या वर्ल्ड बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट कौन है? बोरिस वेंडर बॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए ना बात करते हैं एक छोटे से आइलैंड नेशन के बारे में जो अटलांटिक ओशियन में आपको वेनेजुला से कुछ दूरी पर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है त्रिदाद एंड टोबैगो, और इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन आपको देखने को मिलती है। इस छोटे से आइलैंड कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, जिनका नाम है स्टुअर्ट यंग। तो ये छोटी सी कंट्री है, यंग सी कंट्री है, तो आप यंग से याद रख सकते हैं। स्टुअर्ट यंग न्यू प्राइम मिनिस्टर आपको त्रिनिदाद और टोबैगो के देखने को मिल जाएंगे, और इन्होंने डॉक्टर कैथ रोले को रिप्लेस करने का काम किया है। ठीक है, चलिए अगले पर्सन है डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ये है डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। इन्हें सीईओ अपॉइंट किया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का फॉर्मेशन किया गया था, जो कि हमारे देश में रिसर्च के कल्चर को बढ़ाता है, इनोवेशन को बढ़ाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, और R&D के लिए लेबोरेटरी भी प्रोवाइड करता है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और इसके नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुके हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ठीक है, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ठीक है, और इन्होंने प्रोफेसर अभय करंदीकर को रिप्लेस करने का काम किया है। ना बात करते हैं इंटेल के नए सीईओ। तो इंटेल एक कंपनी है जो कि चिप बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है। 1968 में इसका फॉर्मेशन हुआ था कैलिफोर्निया यूएसए में, और इंटेल के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं लिप बू टेन। ठीक है, ये है लिप बू टेन, इन्हें इंटेल का नया सीईओ बनाया गया है। इन्होंने पैट गेलसिंगर को रिप्लेस करने का काम किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। क्लियर है? डन इतनी चीजें, फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि कल क्या पढ़ा था, कल की चीजें याद है या भूल गए हो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 18 मार्च के हम सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने हॉकी इंडिया अवार्ड के बारे में बात की थी। हर साल सिंस 2014 ये अवार्ड दिया जाता है। तो हॉकी इंडिया में जो बेस्ट मेल प्लेयर अवार्ड है वो है हरमनप्रीत सिंह को, और बेस्ट फीमेल प्लेयर अवार्ड सविता पुनिया को दिया है। सविता पुनिया को गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया है। फिर यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स कंक्लूड हुए हैं इटली में, और इंडिया की टीम को 33 मेडल्स यहाँ पर मिले हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने चंद्रयान 5 मिशन को अप्रूव कर दिया है। 2028 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, जो कि लूनर स्टडी करेगा, लूनर सरफेस की डिटेल स्टडी करेगा। जापान के कोलैबोरेशन के साथ इसको लॉन्च किया जाएगा। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने ज्वाइन किया है आयुष्मान भारत स्कीम। अब केवल और केवल वेस्ट बंगाल ही है जहां पर आयुष्मान भारत स्कीम नहीं है। 35 राज्य हैं जहां पर आपको आयुष्मान भारत स्कीम देखने को मिलेगी। आयुष्मान भारत स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 10th रायसीना डायलॉग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे लॉन्च किया है। काल चक्र इसकी थीम है, और इसके चीफ गेस्ट है न्यूजीलैंड के चीफ मिनिस्टर, सॉरी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट है, जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। फिर यश बैंक जो है वो जीएसटी पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। दिल्ली मेट्रो मतलब डीएमआरसी ने ब्लू डार्ट सर्विस के साथ कोलैबोरेशन किया है, और अर्बन कार्गो फैसिलिटी शुरुआत की जा रही है। फिर मूडीज ने प्रोजेक्ट की है भारत की जीडीपी 6.5% रहेगी FY 25-26 में। भारत की फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरेंस फर्म बन चुकी है वैल्यू एटिक्स
री इंश्योरेंस कंपनी, इसको इरडई ने लाइसेंस दिया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 10,000 करोड़ रुपीस के फंड को रेज करेगा यूजिंग द जीरो कूपन बॉन्ड। एंड गणपति सुब्रमण्यम को चेयरमैन बनाया गया है टाटा कम्युनिकेशन का। अरुण मेमिन जो है इन्हें इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, मतलब एटीएमए का। फिर नासा का स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे फंसे हुए एस्ट्रोनॉट को वापस अर्थ पर लेकर आया है, जिसमें सुनीता विलियम्स भी शामिल थी। गूगल ने नेक्स्ट जनरेशन एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है गेमा 3। हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया जो 1975 में क्या हुआ था, जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वो भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था कुआलालंपुर में। तो यहाँ पर इस टीम को जो लीड कर रहे थे उन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अक्षर पटेल जो है वो दिल्ली कैपिटल के कैप्टन होंगे अपकमिंग आईपीएल के लिए। यूएस ने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें 43 कंट्रीज को ट्रेवल बैन किया है, और 43 कंट्रीज को अलग अलग कैटेगरी ऑरेंज लिस्ट, रेड लिस्ट और येलो लिस्ट में शामिल किया है। आपको रेड लिस्ट में अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा, भूटान देखने को मिल जाएगा। इस देश के लोगों को कंप्लीटली बैन है कि वो अमेरिका में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। ऑरेंज लिस्ट में आपको रशिया और पाकिस्तान देखने को मिल जाएंगे। फिर उड़िया पोएट जिनका नाम था रमाकांत रथ, इनका निधन हो चुका है, इन्हें सरस्वती सम्मान और साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। और फिर सैयद अबीद अली जो कि क्रिकेटर थे, इनका भी निधन हो गया है, ही पास्ड अवे। तो ये सारी बातें हम लोगों ने 18 मार्च के करंट अफेयर्स में पढ़ी थी। ना बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। पहला है, हाउ मच फंडिंग हैज द गवर्नमेंट अनाउंस फॉर द क्रिएटर इकोनॉमी अहेड ऑफ वेव्स 2025? तो कितना यहाँ पे फंड क्रिएट किया जाएगा फॉर क्रिएटर इकोनॉमी, अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है, आपको आंसर बताना है। दूसरा है, अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन स्टैनली, भारत कब तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी? 2027, 2030, 2029, 2028? इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, सही आंसर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सारी देश दुनिया की खबरें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप एंजॉय किया होगा आपने आज का सेशन। अगर वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगती इन्फॉर्मेशन, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।